हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेहा स्टडी क्लब पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम वही टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम हमारी पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था। दैट वाज रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये रिवोल्ट ऑफ 57 का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले जाके उसे देखें, क्योंकि तभी तो फिर आपकी कनेक्टिविटी बनेगी और आप सारा समझ पाएंगे। तो मैं आपके लिए बता भी देती हूँ कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 का, तो हमने कहाँ से शुरू किया था। शुरुआत में तो हमने ये जाना कि उसमें मेन चीज़ें क्या हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं आपके पेपर से रिलेटेड। जैसे हमने सिंबल जाना रिवोल्ट ऑफ 1857 का, एंड इस टाइम पीरियड पर ब्रिटेन के पीएम कौन थे, एंड साथ में ही कौन सा गवर्नर जनरल था, और जो इनके तोपे खाने हैं वो कहाँ पे थे। पूरा हमने सिस्टम देख लिया। तो उसके बाद हम ये देख रहे थे कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये हुआ ही क्यों। और हमने ये बोला कि ये केवल एक स्पॉय म्यूटनी नहीं थी जो हमने देखा, जो मंगल पांडे जी से रिलेटेड है। तो हमने देखा कि रिवोल्ट ऑफ 1857 होने के दो कारण थे, एक तो फंडामेंटल कारण और दूसरा टेंटेटिव रीजंस। तो दोनों को मिलाकर फिर हमने देखा कि ये रिवोल्ट कैसे हुआ। जैसे फंडामेंटल रीजंस में हमने ये देखा कि जो ब्रिटिश वाले बहुत टाइम पहले से ही पॉलिसीज़ चेंज कर रहे थे, ना केवल पॉलिटिकल, उसमें सोशल सोसाइटी को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, जिससे क्या सारे भारतीयों में गुस्सा बन जाता है। पर इधर सब कुछ नहीं फूटता है जब आते हैं टेंटेटिव रीजंस, मतलब जब मंगल पांडे जी शुरुआत करते हैं रेवोल्यूशन की। किसके अगेंस्ट? क्योंकि उस टाइम पे आपकी एक ऐसी गन चल रही थी जिसमें काउ एंड पिग का फैट उस पर कोटेड था, एंड वही जो इंडियंस थे उनको बोला गया कि आप इसको शूट कीजिए। पर मंगल पांडे जी इसको अपोज करते हैं एंड रेवोल्यूशन करते हैं। और जो इसके बाद हुआ वो तो बहुत भयानक था, क्योंकि मंगल पांडे जी जो सारी चीज़ को लीड कर रहे थे उनको भी फांसी दे दी गई। फिर पूरे इंडिया में गुस्सा इतना भड़क जाता है कि अलग अलग जगह से सारे लीडर्स आते हैं एंड इस रिवोल्यूशन को करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे लीडर, मेरठ का जो मेन लीडर था वो भी आप जानते हैं, सारे जाते हैं दिल्ली में और वहाँ पे मिलते हैं बहादुर शाह जफर से, और लास्ट में उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो फिर यहाँ तक हमने पढ़ा हमारे पार्ट फर्स्ट में। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे, ये हमारे पेपर के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन से रीजन से कौन सा रूलर उठ के आया, ये जानेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या निकला। पूरा जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, रिजल्ट कौन कौन जीता इसमें, ये रिजल्ट देखेंगे। और अगर हम हार गए तो उसके क्या रीजंस हैं, एंड इसके बाद फिर जो ब्रिटिश है उसका क्या प्रभाव रहा इंडिया पर, ये सारी चीज़ें देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि कौन सी जगह से कौन सा रूलर आया था। तो सबसे फर्स्ट क्या है, दिल्ली। दिल्ली से हमारे कौन से रूलर थे, तो वो थे बहादुर शाह सेकंड। लखनऊ से कौन थे, बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहेब। झांसी से हमारी रानी लक्ष्मीबाई, एंड ग्वालियर से थे हमारे तात्या टोपे, एंड ऐसे ही बरेली से थे खान बहादुर खान, एंड इलाहाबाद एंड बनारस से थे मौलवी इलाकत अली। तो ये सारा हमने पढ़ लिया कि इधर इधर से ये आपके लीडर्स आ रहे हैं। तो उस टाइम पे कौन सा ब्रिटिश वाला था कि किसको भेजा गया, या मतलब पूरी सिचुएशन को कौन देख रहा था। तो जब दिल्ली से बहादुर शाह सेकंड आए तो उस टाइम पे जॉन निकोलसन थे। तो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या सिचुएशन रही दिल्ली में, तो ये आते हैं। तो पर आप ये देखना, ये अलग हैं, ये वाले अलग ऑफिसर हैं। जो बहादुर शाह सेकंड को अरेस्ट करते हैं वो है आपके जनरल हंसन।
वो इसको अरेस्ट करते हैं। फिर जो बहादुर है इनको म्यांमार रंगूर में भेज दिया जाता है। देन सेकंड क्या है हमारा लखनऊ, जिससे आती है बेगम हजरत महल। लखनऊ से कौन लड़ी? बेगम हजरत महल। देन फिर इसमें क्या होता है, यहाँ से हेनरी लॉरेंट एंड कोलिन कैंपबेल दो आपके ब्रिटिश के अधिकारी थे। तो इसमें आपको ये जानना होगा कि जो बेगम हजरत महल है इनके एक बेटे थे जिसका नाम क्या है? वज़ीर केदार। इसको फिर ये क्या करते हैं ब्रिटिश अधिकारी, इसको आखिर में मार देते हैं इनके सन को। तो फिर उसके बाद क्या होता है, कानपुर से कौन लड़े? आपके कानपुर से आ गए नाना साहिब, और यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? सर कोलिन कैंपबेल, और इनको भी नेपाल में भेज दिया गया। उसके बाद फिर आगे जाके वहाँ पे इनको मार दिया गया था। ऐसे ही झांसी से कौन आया है, ये तो आप सबको बहुत अच्छे से ही पता होगा ना। तो कौन आई थी? रानी लक्ष्मीबाई। ऐसे ही ग्वालियर से कौन? तात्या टोपे। एंड यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? इट वॉज जनरल हम्सन रोज। ऐसे ही बरेली से आपके आए खान बहादुर खान, और यहाँ पे आपके ब्रिटिश अधिकारी थे सर कोलिन कैंपबेल। एंड आपको इसके साथ यहाँ पर विंसेंट एयर भी देखने को मिलते हैं। देन इलाहाबाद एंड बनारस से कौन देखने को मिलते हैं? डेट वॉज मौलवी लियाकत अली, और यहाँ पे आपके ब्रिटिश की तरफ से कौन थे? कॉलोनिल ऑन्सिल, एंड साथ में कॉलोनिल नायर। ठीक है, तो जो सेवेंथ है हमारा, सेवेंथ रीजन है डेट वॉज बिहार। सो बिहार से आए थे हमारे, उठे थे डेट वॉज कन्वर सिंह। तो जो ये हम रूलर्स पढ़ रहे हैं ना, आप ये भी जानेंगे कि जो ये जगह है ना, इन जगहों से जो मेन लीडर उठ के आए जिन्होंने ये रिवोल्ट को लड़ा है। और इसमें जो क्या है, ब्रिटिश अधिकारी मेन ही थे जो बताया मैंने आपको। ऐसे जो मथुरा है, मथुरा में आपको देखने को मिलेंगे देवी सिंह। ऐसे ही मेरठ में है हमारे कदम सिंह। ऐसे जो फैजियाबाद है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मोहम्मद उल्ला। ऐसे ही जो हरियाणा है, हरियाणा में आपको राव तुला राम। ऐसे जो बंदा में आपको मिलेंगे अली बहादुर। ऐसे जो राजस्थान का एक क्षेत्र है जिसका नाम है मारवाड़, एक रीजन है, यहाँ से कोशाल सिंह उठे हैं। ऐसे ही हैदराबाद से आपके तुर्रम खां, एंड असम से आपके हैं मनी राम दत्ता। तो आपने इधर क्या देख लिया कि ये है आपकी जगह, इन जगहों से ये रूलर्स उठे। तो उसके बाद क्या, तो ये रिवोल्ट को करने के लिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 को करने के लिए अलग अलग जगह से रूलर्स उठ जाते हैं, जैसे आपको पीछे भी बताया। तो इसमें हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया कि क्या हुआ? इसमें रिजल्ट ये था कि ब्रिटिश वाले जीत गए। ब्रिटिश वाले कैसे जीतते हैं कि ये सारी जगहों पर कंट्रोल कर लेते हैं और हम इस रिवॉल्यूशन में हार जाते हैं। तो फिर हम अब ये देखेंगे कि जो ये रेवोल्यूशन हुई है, मैंने लिख दिया ना कि इसमें हम अनसक्सेसफुल रहे हैं। इंडिया का पर्सपेक्टिव बोले तो अगर ब्रिटिश की तरफ से देखे तो वो तो जीत गए ना भाई, इंडिया वालों की तरफ से देखे कि हम हार गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे होने की क्या कारण थे? तो सबसे पहले क्या, लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन अमंग लीडर्स। तो यहाँ पे मैंने आपको 15 लीडर्स बताए जो अलग अलग जगहों से थे। तो क्या हुआ कि हम हार गए? तो यही कारण है क्योंकि सबका एक अलग ही अपने लिए सब लड़ रहे थे, कोई भी देश के लिए नहीं लड़ रहा था। सबके खुद के रीजंस थे। कोई ये चाहता था कि पेंशन्स को बढ़ा दिया जाए, उनको बंद ना किया जाए। किसका ये रीजंस था कि मेरे को अगर उस राजगद्दी पे से हटाया है तो मैं उसको एज अ मतलब मेरे दुश्मन हो गए तो मैं इसलिए लड़ रहा हूँ। तो ये सब का अलग अलग रीजंस था। ऐसे ही हम देखें रानी लक्ष्मीबाई, वो अपने बेटे के लिए लड़ रही थी। तो ये क्या है, इस समय सबका क्या था, अपना खुद का प्रॉफिट मतलब खुद के लिए लड़ रहे थे, वो साथ में होके नहीं लड़ रहे थे। यहाँ पे मैंने आपको 15 लीडर बताए, यहाँ के कोई भी उभर कर एक लीडर नहीं आया, कोई एक सेंट्रलाइज्ड लीडर नहीं आया जो इस रेवोल्यूशन को लीड कर सके। ये एक कारण था हमारी हार का।
दूसरा क्या था कि ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था, कि ये जो भी कर रहे थे प्लानिंग के साथ नहीं कर रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी जो रेबल्स हैं, रेबल्स उनको बोलते हैं जो रिवोल्ट करते हैं, तो जितने भी रेबल्स थे उनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत कम था। और आप ये देखिए कि जो ब्रिटेन वाले थे उनके पास ज़्यादा वेपन्स थे, है ना, और इनके पास इतने तलवारें वगैरह ये चीज़ नहीं मिलेंगी। उसके बाद क्या है, यही बताया ना मैंने, बहुत सारे जो ये रेबल्स थे ना, इनके खुद के कारण थे लड़ने के लिए ब्रिटिश वालों से। ये ऐसे ही बहुत सारे, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि बहुत सारे सोशल इन्होंने सोसाइटी में चेंजेस लाए, कि कुछ कुछ प्रथाओं को बंद कर रहे हैं, नए नए सिस्टम, जैसे इन्होंने सती सिस्टम को बंद किया, विडो रिमैरिज एक्ट लाया, ऐसे इंग्लिश लागू कराई। तो किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सब अपने खुद के रीजंस के लिए इधर लड़ रहे थे। और इसमें आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखेंगे जिनको हम बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाई, वो वाला काम, कि जो ब्रिटिश वालों के साथ मिले हुए थे, कि सारी खबर उन तक पहुंचा देते थे। तो ये मेन कारण था हमारा जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में हमारी हार का। और अगर हमारे इधर से कोई पूरे एक कंट्री के लिए कोई सेंट्रलाइज लीडर होता, ये कमियां ना होती, तो जो आज़ादी हमें 1947 में मिली वो हमें 1857 में ही मिल जाती, अगर ये चीज़ें होती। सो अब हम ये देखेंगे कि जो ये रिवोल्ट है, रिवोल्ट ऑफ 1857 की आपका हो गया, तो इसके बाद क्या, कि इसके बाद फिर से जो ब्रिटिश है इंडिया के ऊपर रूल करने वाली है, ये क्या हुआ, ये जो रिवोल्ट हुआ इसका क्या प्रभाव पड़ा, हम ये देखेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया 1757 से पहले ना जो ये EIC है, जिससे मैंने आपको और बताए थे कि और फॉरेन कंपनीज इधर आती हैं ट्रेड करने के लिए इंडिया में, उसी के साथ ब्रिटेन की एक कंपनी थी दैट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे आती है एंड ट्रेड करती है 1757 के पहले। 1757 में क्या होती है, आपकी बैटल ऑफ प्लासी हो जाती है। एंड इससे पहले अराउंड 20 ईयर्स में ये बहुत सारी बैटल्स करते हैं, सारे एरिया को अपने कब्जे में कर लेते हैं। इधर से इनका EIC का रूल इंडिया पर शुरू हो जाता है। क्या है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करने आई थी वो कंपनी है, ये रूल शुरू करती है। एंड 1757 से 1857 तक ये रूल चलता है। तो जैसे ये रिवोल्ट होगा, इस कंपनी को जो ब्रिटेन वाले हैं अपने पास बुला लेंगे और इनका रूल इधर खत्म होगा। पर एक चीज आप देखना, 1857 से ही क्या होगा, डायरेक्ट इधर ब्रिटेन आ जाती है रूल करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट क्राउन रूल, इंडिया में एस्टेब्लिश हो जाता है एंड जो चलता है 1947 तक। तो फिर और इसके बाद क्या होता है, नवंबर 1858 में क्या होता है, जो लास्ट आपके गवर्नर जनरल हैं, लास्ट गवर्नर जनरल हैं, ये एक अनाउंसमेंट करते हैं मिंटो पार्क में, जो आपको इलाहाबाद के पास देखने को मिलेगा। और इधर ही ये इंडिया रूल एक्ट 1858 को डिक्लेयर कर देते हैं। और इधर से ही आप देखना, इससे पहले तो आपने सारे गवर्नर जनरल पढ़े हैं, मतलब पद वही है, पोस्ट वही है, बस उसका नाम चेंज करके अब वाइसरे कर दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट गवर्नर जनरल आपके कौन थे, डेट वॉज योर कैनिंग, आपके लास्ट गवर्नर जनरल थे। तो जो आपके पहले वाइसरे बने वो भी आपके लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो इधर से क्या है, आपका कैनिंग का वो स्टार्ट हो गया। तो अब आप खुद देखिए, जैसे जो ये रिवोल्ट कर रहे थे इंडिया से सारे लोग, बहुत सारे इसमें पीजेंट्स भी थे, सारी तरह के लोग थे, सारी जगहों से लोगों ने इसमें रिवोल्ट में शामिल हुए थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे फिर ब्रिटिश अपनी सारी चीज़ों को वापस से कब्जे में ले लेती है एंड जो फिर वो आए थे लोग आगे, उनको पनिश करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर लोगों को फांसी दे दी जाती है या उनको पनिश किया जाता है, उनको मारा जाता है और ये अपने सिस्टम को वापस से सेटअप कर लेते हैं। तो ये था हमारा पूरा रिवोल्ट ऑफ 1857।
कि क्या हुआ और क्या इसके प्रभाव पड़े। पर एक टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस जो ये रिवोल्ट है ना, पूरा समझाया ना मैंने आपको, इस रिवोल्ट के ऊपर ना आपकी बहुत सारी बुक्स लिखी गई है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड। तो एक बार इनको भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले द ग्रेट रिबिलियन बुक किसने लिखी है? अशोक मेहरा ने। और इसने अशोक मेहता ने, और इसने इसी बुक में जो ये रेवोल्यूशन है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको द ग्रेट रेवोल्यूशन भी बोला है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो बुक है वो वी.डी. सावरकर ने लिखी है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होलमैक्स ने लिखी है। आप नाम से देख लीजिए, ब्रिटिश अधिकारी है जो इस चीज़ पे लिखे। देन 1857 लिखी है एस.एन. सेन ने। ऐसे ही जो स्पोई म्यूटिनी है एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये बुक का नाम है, ये लिखी है आर.सी. मजूमदार, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही जो रिबिलियन ऑफ 1857 है, ये लिखेंगे आपके पी.सी. जोशी। एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को कौन लिखते हैं? इट वॉज दादा भाई नौरोजी। सो इधर जो ये हमारा टॉपिक था रिवोल्ट ऑफ 1857, ये इधर ख़त्म होता है। तो थैंक यू देखने के लिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और आप जिस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो आप कमेंट डाल सकते हैं। एंड अगर आप हिस्ट्री को सिर्फ मतलब पढ़ना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं, तो आइए मेरे चैनल पे, जिसमें हम हिस्ट्री को ना केवल पढ़ेंगे, रट्टे मारेंगे, एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपने इतिहास को जानेंगे। साथ में पॉल साइंस को भी हम इधर देखने वाले हैं। आगे मिलते हैं एक न्यू एंड डिफरेंट फैंटास्टिक टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।